आज हम एक स्वतंत्र देश के नागरिक हैं। हर साल हम धूमधाम से स्वतंत्रता का पर्व मनाते हैं, लेकिन क्या हमें कभी ये ख्याल आता है कि ये आज़ादी हमें कितनी कुर्बानियों के बाद नसीब हुई। देश को परतंत्रता की बेड़ियों से मुक्त कराने का प्रयास तो भारतवासियों ने उसी समय से करना शुरू कर दिया था जब से अंग्रेज़ों ने उन्हें गुलामी के चंगुल में जकड़ना शुरू किया था। भारतवर्ष को अंग्रेज़ों के कब्ज़े से छुटकारा दिलाने का देशव्यापी प्रयास 1857 में हुआ। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम इस कारण अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि इसमें देश के हर वर्ग की भागीदारी रही। बादशाह, अमीर, बूढ़े, जवान, पंडित, उलेमा, विद्वान, कवि, स्त्री पुरुष सभी सर से कफन बांधकर इस लड़ाई में कूद पड़े। 1857 में जब बगावत के शोले बुलंद हुए तो पूर्वांचल का इलाका भी इसकी आंच से नहीं बच पाया। पूर्वांचल के गोरखपुर शहर में जब इसकी आग की लपटें उठीं तो अंग्रेज़ अधिकारियों के होश उड़ गए और उन्हें इस विद्रोह को दबाने के लिए नेपाल से फौजें बुलानी पड़ीं। गोरखपुर और उसके आसपास के इलाकों के आंदोलनकारियों का नेतृत्व मोहम्मद हसन ने किया और उनके नेतृत्व में यहाँ के हिंदुओं और मुसलमानों ने कंधे से कंधा मिलाकर अंग्रेज़ों से लोहा लिया। आमतौर पर ये सभी जानते हैं कि स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध के फलस्वरूप हुआ, लेकिन शायद ये कम लोग जानते हैं कि विदेशी कपड़ों के बायकॉट का आंदोलन 1857 में सर्वप्रथम गोरखपुर में आरंभ हुआ। यहाँ आंदोलनकारियों ने घरों से विदेशी कपड़ों और सामानों को निकलवाकर उनकी होली जलाई और इसका आदेश उन्हें मोहम्मद हसन ने दिया, जो यहाँ आंदोलनकारियों का नेतृत्व कर रहे थे। गोरखपुर को ये सौभाग्य भी प्राप्त है कि यहाँ के लोगों ने देश के विभिन्न भागों में जाकर 1857 में आंदोलनकारियों का नेतृत्व किया और लोगों को इस लड़ाई में भाग लेने के लिए प्रेरित भी किया। गोरखपुर के ऐसे ही बहादुर सपूतों में से एक मौलवी सरफराज अली भी थे, जिन्होंने दिल्ली जाकर बख्त खां के साथ मिलकर इस आंदोलन का नेतृत्व किया और आखिर वक्त तक उनके साथ रहे। लेकिन जब अंग्रेज़ों ने इस बगावत को पूरी तरह कुचल दिया तो उन्होंने देश छोड़कर नेपाल में पनाह ले ली। इस तरह देश प्रेम की सज़ा उन्हें देश निकाले के रूप में मिली। 1857 के इस महान क्रांतिकारी के पिता का नाम हुसैन बख्श था। उनके पूर्वज मुग़ल दरबार में फ़ौज के ऊंचे ओहदों पर नियुक्त थे और इनके पूर्वजों का नाम 2 शाही फरमान 999 हिजरी में जारी किए गए, जो अकबर ने जारी किए और जिसका नवीनीकरण 1190 हिजरी में मुग़ल बादशाह शाह आलम ने बाद की पुश्तों में शेख फजर अली के नाम फरमान में किया था। उन्हीं के परिवार के एक सदस्य शेख फ़तेहुल्लाह इम्तियाज़ भी थे, जो मुग़ल दरबार में शाही हकीम थे और उन्हें इम्तियाज़ जंग का खिताब मिला था। शेख फ़तेहुल्लाह का नाम आईन अकबरी में शाही हकीम की सूची में सम्मिलित है। शेख फ़तेहुल्लाह ने ही शाही फ़ौज के लिए 1014 हिजरी में शाही संगी मस्जिद का निर्माण कराया था, जिसके कतबे पर उनका नाम लिखा हुआ है। ये मस्जिद उर्दू बाज़ार के निकट मदरसा चौराहा पर स्थित है और सौदागर मोहल्ले के समीप है, जहाँ के मौलाना सरफराज अली निवासी थे। सरफराज अली संत प्रवृत्ति के एक विद्वान व्यक्ति थे, साथ ही साथ वो एक अच्छे वक्ता भी थे। उन्हें ये देखकर दुख होता था कि उनके का देश विदेशियों के चंगुल में फंसा हुआ है। वो अपने देशवासियों को अंग्रेज़ों के चंगुल से आज़ाद कराना चाहते थे। गोरखपुर में अंग्रेज़ों के विरुद्ध नफ़रत की भावना भड़काने में उनका बहुत अधिक योगदान रहा। गोरखपुर के निकट संगौली की छावनी में शाहजहांपुर के बहुत से लोग फ़ौज में नौकरी करते थे, जिनमें ग़ुलाम मोहम्मद ख़ां और ग़ुलाम इमाम ख़ां भी थे। इन लोगों ने फ़ौजी छावनी में सरफराज अली को बुलाया। वहां जाकर बहुत से लोगों को सरफराज अली ने अपने विचारों से सहमत कर लिया। 1857 में जब विद्रोह की ज्वाला भड़की तो वो शाहजहांपुर में थे। वहाँ की फ़ौजी छावनियों में भी उन्होंने अंग्रेज़ विरोधी भाषण दिए। शाहजहांपुर में 31 मई को
28वीं देशी पलटन ने बगावत की और देखते ही देखते शहर अंग्रेज़ों से खाली हो गया। सरफराज अली देश के विभिन्न भागों में घूम घूम कर अंग्रेज़ विरोधी भावना का प्रचार और प्रसार कर रहे थे। उन्होंने बरेली में इनायत अली काकुरवी के साथ मिलकर अंग्रेज़ विरोधी भावना भड़काई, जिसकी भनक तक अंग्रेज़ों को नहीं मिल सकी। आंवला के आंदोलनकारियों से भी उनके संबंध थे। वहाँ के मशहूर आंदोलनकारी हकीम सईदुल्लाह के नाम उन्होंने जो पत्र लिखा था, उसकी छाया प्रति जंग आज़ादी 1857 के लेखक अयूब कादरी के पास सुरक्षित थी, जिसे उन्होंने उनके परिवार के ही एक सदस्य से ली थी। उनका संबंध दिल्ली के आंदोलनकारियों से भी था, जिसकी पुष्टि उन्हीं के एक पत्र से होती है। इस पत्र से पता चलता है कि वो फरवरी 1857 में दिल्ली में मौजूद थे और रिसालदार सरदार खां से मिले भी थे। सरफराज अली की सभाओं में हिंदू मुस्लिम बराबर की संख्या में सम्मिलित होते थे। 11 मई 1857 को मौलवी मजहर करीम के घर शाहजहांपुर में हुई सभा में निज़ाम अली, कुदरत अली, अब्दुल रऊफ़ के साथ शीतल सिंह, दौलत राम, कालका प्रसाद और घनश्याम सिंह भी सम्मिलित थे। इस सभा में भाषण देते हुए उन्होंने देशवासियों से कहा था कि अंग्रेज़ों ने उनकी आज़ादी तो छीन ली है, अब उन्होंने उनके धर्म पर भी हमला शुरू कर दिया है, इसलिए उन्हें देश से निकालने के लिए एक हो जाना चाहिए। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में बख्त खां मौलवी सरफराज अली के संपर्क में आने के बाद ही कूदे थे। शुरू में वो आंदोलनकारियों का समर्थन करने को तैयार नहीं थे। सरफराज अली ने ही बख्त खां को इस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया था। स्वतंत्रता संग्राम के इन दोनों अग्रणी नेताओं ने एक दूसरे का साथ अंतिम समय तक नहीं छोड़ा। बख्त खां जब दिल्ली गए तो सरफराज अली भी अपने अनुयायियों के साथ उनके साथ गए। उनके प्रयासों से दिल्ली के आंदोलनकारियों में एक नई स्फूर्ति आ गई। 1857 के आंदोलन को तीव्रता प्रदान करने के लिए बख्त खां ने एक फतवा भी प्रकाशित करवाया। इस फतवे पर मौलवी सरफराज अली के भी हस्ताक्षर थे। बख्त खां ने दिल्ली में ये ऐलान भी करवाया कि सरफराज अली अमीरुल मुजाहिदीन हैं, इसलिए दिल्ली के मुसलमान अंग्रेज़ों के विरुद्ध इस लड़ाई में उनका साथ दें। बहादुर शाह ने उनके परिवार से प्रगाढ़ संबंध होने के कारण उन पर भरोसा किया, उन्हें अपने मंत्रिमंडल में सम्मिलित किया और उन्हें 2 उपाधियां भी दीं। बहादुर शाह के दरबार में उनकी बहुत इज्जत थी। उनके दरबार में कोई आता तो उसे बैठने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन सरफराज अली से बहादुर शाह स्वयं दरबार में बैठने के लिए आग्रह किया था। सरफराज अली दिल्ली के मोर्चे पर बख्त खां के साथ उस वक्त भी डटे रहे जब वहां हर तरफ गोलीबारी हो रही थी और वहां बहुत ख़राब परिस्थिति हो चुकी थी। 12 सितंबर 1857 को वो मौलवी गफूर के साथ बहादुर शाह के पास गए कि वो खुद सवार होकर निकलें और फ़ौज का हौसला बढ़ाएं। काफ़ी समय के बाद बहादुर शाह की सवारी बाहर आई। कुछ फ़ौजी अफसर भी किले के देहली दरवाजे से बाहर आए और लालडिग्गी पर ठहर गए। उस वक्त हकीम एहसानुल्लाह खां, जो लगातार बहादुर शाह को बहका रहे थे और अंग्रेज़ों से मिले हुए थे, वहाँ आए और उन्होंने बहादुर शाह को ये कहकर रोक दिया कि हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं और ये लोग केवल आपको बेइज्जत करना चाहते हैं। बहादुर शाह एहसानुल्लाह खां के बहकावे में आ गए और काफ़ी बहस के बाद 4 बजे बहादुर शाह की सवारी किले में वापस लौट गई। दिल्ली पर अंग्रेज़ों के कब्ज़े के बाद सरफराज अली लखनऊ आए और यहाँ उन्होंने अंग्रेज़ विरोधी मोर्चों में भाग लिया। लखनऊ में भी जब आंदोलनकारियों का हौसला टूट गया और लखनऊ उनके हाथों से निकल गया तो वो शाहजहांपुर में अहमदुल्ला शाह के पास पहुँचे। वहाँ भी अंग्रेज़ों का पलड़ा भारी हो गया तो ये मोहम्मदी चले आए। वहाँ अहमदुल्ला शाह ने अपनी हुकूमत बनाई तो वो बख्त खां और नाना साहब के साथ उनके मंत्रिमंडल में सम्मिलित हुए। इस मंत्रिमंडल में बख्त खां सेना प्रमुख, नाना साहब दीवान और सरफराज अली चीफ जस्टिस बने। जब कोलन कैम्पबेल की फ़ौजियों ने मोहम्मदी पर कब्ज़ा कर लिया तो
तो दूसरे आंदोलनकारियों के साथ, जिनमें महमूद खां, हज़रत महल, नाना साहब, अज़ीमुल्लाह खां थे, वो नेपाल की तराई की तरफ निकल गए। नेपाल का राजा जंग बहादुर उनकी संत प्रवृत्ति के और विद्वता से बहुत प्रभावित था। उसने उन्हें अत्यंत आदर के साथ पनाह दी और उनके गुजारे के लिए पेंशन भी दी। देहांत के बाद उन्हें काठमांडू की जामा मस्जिद के ही एक हिस्से में दफन कर दिया गया। इस तरह गोरखपुर की धरती पर जन्मे इस महान क्रांतिकारी को हजारों और भी क्रांतिकारियों की तरह 2 गज ज़मीन भी न मिली कुएं यार में। उनके देश प्रेम की सज़ा उनके परिवार वालों ने खूब भुगती। शक की बुनियाद पर मोहल्ले के बहुत से लोगों को फांसी दी गई। आज भी मोहल्ले के कब्रिस्तान में 2 कब्रें ऐसी हैं जिन्हें गंज शहीदा कहा जाता है, और कहा जाता है कि इनमें एक साथ बहुत से उन शहीदों की लाशों को दफन किया गया जो 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में देश पर कुर्बान हो गए। नई हवेली के नाम से मशहूर सरफराज अली का मकान बिक गया। इसमें अब एक सोनार का परिवार रहता है। सरफराज अली के वंशजों ने गोरखपुर छोड़ दिया और वो नेपाल के निकट पोखर भिटवा में जाकर बस गए, जो ज़िला सिद्धार्थनगर में स्थित है। देश को विदेशी आधिपत्य से मुक्त कराने के लिए गोरखपुर के इस महान क्रांतिकारी ने अपनी पूरी ज़िंदगी कुर्बान कर दी। सरफराज अली ने अपने देश के लिए तन, मन और धन की आहुति देकर इतिहास के पन्नों में अपनी जगह तो अवश्य बना ली, लेकिन देश के साथ साथ गोरखपुर वासियों ने उनके नाम को बहुत जल्द भुला दिया। दुखद स्थिति तो ये है कि स्वयं उनके मोहल्ले में उनकी कोई यादगार तक नहीं है।